पिछली कक्षा में हमने परमाणु की संरचना के बारे में अध्ययन किया था तथा उसके बाद में हमने देखा था तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण या तत्वों के वर्गीकरण के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। परमाणु संरचना के अंतर्गत हमने कुछ मॉडल को देखा था, जिसमें सबसे पहले थॉमसन मॉडल, उसके बाद में रदरफोर्ड मॉडल और उसके बाद में हमने बोर मॉडल के बारे में जानकारी प्राप्त की थी तथा उसी के आधार पर अपने सामने एक परमाणु की संरचना हमको प्राप्त होती है, जिसमें मध्य एक नाभिक होता है जिसमें न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है और उसके चारों ओर जो है गोलाकार कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन जो है वह उपस्थित रहते हैं। तो ये एक अपने सामने एक संरचना प्राप्त होती है। उन संरचना का आधार क्या है? तो वो मॉडल है। उन मॉडल के आधार पर ही वैज्ञानिकों ने जो है वही परमाणु की संरचना अपन को दी। उसके बाद में हमने बात की थी तत्वों के वर्गीकरण की कि भाई अलग अलग तत्व हैं, पहले कम थे अभी ज्यादा तत्व क्या थे, उन तत्वों को इकट्ठा करके उनका क्या किया गया? वर्गीकरण किया गया। उसके लिए भी अपने अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग वर्गीकरण का आधार प्रस्तुत किया, जिनमें सबसे पहले जो है वो कौन से वैज्ञानिक थे? डोबेरिनियर, जिन्होंने किसका नियम दिया? त्रिक का नियम दिया। उसके बाद में दूसरे वैज्ञानिक आए न्यूलैंड, जिन्होंने कौन सा नियम दिया? अष्टक का नियम दिया। उसके बाद में आए मेंडलीव, जिन्होंने एक आवर्त सारणी प्रस्तुत की, ठीक है ना भाई, एक विस्तृत आवर्त सारणी मेंडलीव के द्वारा प्रस्तुत की गई, जिसका आधार था परमाणु भार। लेकिन बहुत सारी कमियां थी जो उस आवर्त सारणी के अंदर मौजूद थी। उस कमियों को दूर करने के लिए मोजुले नामक वैज्ञानिक ने एक आधुनिक आवर्त सारणी अपने सामने प्रस्तुत की, ठीक है ना, और जिसका आधार क्या था? परमाणु क्रमांक। देखो मेंडलीव का आधार था परमाणु भार, जबकि मोजुले का जो आधार था वह क्या था? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक का अर्थ होता है प्रोटॉनों की संख्या, या यूं कहें उदासीन परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जिनको अपन पहले देख चुके हैं। तो मोजुले ने एक विस्तृत आवर्त सारणी प्रस्तुत की जिसमें 4 ब्लॉक थे, 7 आवर्त और 18 वर्ग वाली बड़ी आवर्त सारणी उनमें उन्होंने प्रस्तुत की। उसमें भी वैसे कुछ कमियां हैं, तो अलग अलग वैज्ञानिक उनके ऊपर खोज कर रहे हैं और हो सकता है कि कुछ समय बाद उन कमियों को भी क्या कर दिया गया? दूर कर दिया जाए। जैसे कि हाइड्रोजन की स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं है। एफ ब्लॉक को जो है वह मुख्य आवर्त सारणी में जगह नहीं दी गई। आपको ध्यान दो तो आवर्त सारणी के नीचे की ओर एफ ब्लॉक को बनाते हैं, जबकि मुख्य आवर्त सारणी के अंदर एफ ब्लॉक को कोई भी जगह नहीं दी गई है। हाइड्रोजन को भी कोई स्थान दोनों उनके द्वारा नहीं दिया गया है। लिखने के तौर पर अपन पहले एस ब्लॉक के अंदर उनको लिखते हैं, लेकिन वह उनके समान गुणों को प्रदर्शित नहीं करता, क्योंकि एस ब्लॉक के जो तत्व हैं वह सभी कैसे हैं? धातु तत्व हैं, क्षारीय मृदा धातु है और क्षारीय मृदा धातु वाले तत्व हैं। तो ये कैसे तत्व हैं, तो उनकी कुछ जानकारी आज हम अभी देखते हैं थोड़ी। तो देखो इधर मोजुले की जो आवर्त सारणी है उसके अंदर है क्या क्या? मोजुले की आवर्त सारणी, ठीक है ना। तो देखो इधर जो एस ब्लॉक है, सबसे पहले यदि बात करें एस ब्लॉक की, वैसे आवर्त सारणी में आपको ध्यान में हो तो आवर्त की संख्या कितनी है? 7 आवर्त है। कितने आवर्त है? 7 क्या है? आवर्त है। उसके बाद में वर्ग है, तो वर्ग की संख्या कितनी है? टोटल 18 है। टोटल कितनी है? 18, ठीक है। अब अपन एक एक ब्लॉक को लेकर देखते हैं कि प्रत्येक ब्लॉक के अंदर क्या क्या है ना। आपको ध्यान दो आवर्त सारणी किस प्रकार से है, ये मैं छोटा सा बना देता हूँ, ठीक है ना। ये अपनी आवर्त सारणी, ये अपना एस ब्लॉक है, ये अपना पी ब्लॉक है, अपना डी ब्लॉक है और एफ। एस के अंदर 2 वर्ग हैं, पी के अंदर 6 वर्ग हैं, डी के अंदर 10 वर्ग हैं और एफ के अंदर 14। वैसे तो खड़ी लाइन में 14 है, लेकिन इनको वर्ग के रूप में ना देखकर श्रेणी के रूप में देखते हैं, ठीक है ना। वो 2 श्रेणियां हैं, एक एफ श्रेणी है और एफ है। अब देखो इधर अपन बात करें सबसे पहले एस ब्लॉक की, तो एस ब्लॉक क्या है? जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कोश में भरा जाता है। ऐसे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें भरा जाता है? एस कोश में भरा जाता है। जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें भरा जाए? एस कोश में। अब देखो इधर एस ब्लॉक के जो है वो 2 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं? एस ब्लॉक में कितने वर्ग आते हैं? 2 वर्ग आते हैं। अब देखो वर्गों का ये प्रत्येक ब्लॉक में कितने वर्ग आएंगे उस कोश के ऊपर निर्भर करता है। आपको ध्यान में हो तो सबसे पहले क्या आता है? परमाणु। परमाणु के अंदर क्या होते हैं?
और इसके चारों ओर क्या है, कोश है। ये गोलाकार कक्षाएं क्या कहलाती है, कोश, जिसमें n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3 इस प्रकार से। अब देखो इधर, जब कोश का मान यदि 1 हो तो उपकोश भी एक ही होगा, एक होगा, लेकिन कौन सा होगा, तो s होगा। शुरुआत हमेशा s से होगी। उपकोश जो है वो s से s p d f ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। यदि कोश का मान 2 हो, यानी n बराबर 2 हो, तो उसमें दो उपकोश होंगे। कौन कौन से, एक होगा s और एक कौन सा होगा, p होगा, ठीक है ना। और यदि कोश का मान 3 हो जाए तो तीसरा कोश होगा, तो कोशों की संख्या कितनी होगी, s p d। और यदि ये संख्या 4 हो तो ये कौन सा हो जाएगा, s p d f। समझ में आ रही बात। अब बात करते हैं कक्षकों की। देखो जो ये ब्लॉकों के अंदर वर्ग बनते हैं, जो आपके ब्लॉक हैं, जैसे मैंने कहा कि s ब्लॉक में 2 वर्ग है, p ब्लॉक में 6 वर्ग है, d ब्लॉक में 10 वर्ग है। तो ये वर्ग इतनी संख्या आई कहां से, तो ये कक्षक के आधार पर है। किसके आधार पर आई, कक्षक के आधार पर। और कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के आधार पर कि भाई प्रत्येक उपकोश में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, है ना, अंतिम कोश में, उतने ही क्या होंगे, वर्ग। देखो इधर, यदि उपकोश S हो, कौन सा हो, S, तो देखो S में कक्षक होते हैं 2। यदि S है तो S में कितने कक्षक, कक्षक की संख्या होती है 1। और इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाएंगे, देखो एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 2। इस प्रकार से एक कक्षक है तो एक ऊपर की और एक नीचे की, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं उतने ही क्या होंगे, वर्ग होंगे। तो S यदि कक्षक है, S उपकोश में है, S उपकोश में कक्षक कितना होगा, 1। और यदि एक कक्षक है तो इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाएंगे, 2, क्योंकि एक कक्षक में अधिकतम कितने भरे जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो वर्ग की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। दूसरी बात देखो, यदि p उपकोश है तो p उपकोश में कक्षकों की संख्या कितनी होगी, 3। कक्षकों की संख्या कितनी होगी, 3। अब देखो ये 3 कक्षक हैं, एक में कितने भरे जाते हैं इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। बताओ वर्गों की संख्या कितनी है, p में 6 है। उसके बाद एक बात d में जो कक्षक है वो होते हैं 5। s में 1 कक्षक, p में 3 कक्षक, d में 5 कक्षक, है ना। 5 कक्षक है तो डबल जोड़ दो, कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। वर्गों की संख्या में कितनी होगी, 10। ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि ये जो वर्ग है वो वर्ग की संख्या कहां से आती है, कहां उनका आधार है। देखो परमाणु के अंदर होते हैं कोश, कोश के अंदर होते हैं उपकोश, उपकोश के अंदर होते हैं कक्षक, और कक्षक के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन। किसी भी अंतिम उपकोश में जितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, उतनी ही किसकी संख्या होगी, वर्गों की संख्या होगी। तो यदि S उपकोश है, यानी S ब्लॉक है, तो S ब्लॉक में अधिकतम S उपकोश में कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम भरे जाएंगे, 2। तो वर्गों की संख्या 2। P में भरे जाएंगे 6 वर्ग, D में 10 भरे जाएंगे तो 10, और F में 14 भरे जाएंगे तो 14 वर्ग उनको प्राप्त होते हैं। ठीक है, समझ में आ रही होगी बात ये। तो जो अपने पास में अपन बात कर रहे हैं S उपकोश की, तो S उपकोश में जो है तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो वर्ग की संख्या कितनी होगी, 2। देखो जो पहला वर्ग होता है उसको कहते हैं क्षारीय धातु। क्या कहा जाता है, क्षारीय धातु। और दूसरा जो वर्ग है उसको कहा जाता है क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातु। देखो क्षारीय धातु में कौन कौन है, तो है लिथियम ले लो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और ये फ्रांसियम। और क्षारीय मृदा धातु में आ जाएंगे अपने बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। तो ये बेरिलियम है और ये बेरियम है, ठीक है ना। तो ये इनके तत्व हैं क्षारीय धातु, क्योंकि ये जो है वह क्षारीय यौगिकों का निर्माण करते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा MaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। तो ये प्रकृति है। दूसरा क्षारीय मृदा धातु का अर्थ क्या होता है, ये मृदा में उपस्थित होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। तो ये है S उपकोश। इसका जो इलेक्ट्रॉन है देखो इसका होता है NH1, और इसमें इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यासक होता है NH2, जिसको अपन बाद में देखेंगे। तो ये हो गया अपने पास में S ब्लॉक। तो S ब्लॉक में सबसे बड़ी बात कि इसमें सभी क्या
लेकिन इसमें क्या होता है, ये जो फ्रांसीसियम वगैरह है ये रेडियो एक्टिव तत्वों की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद में जो बात आती है वह बात आती है पी ब्लॉक की। कौन सा ब्लॉक है दूसरा? पी ब्लॉक। देखो पी ब्लॉक में टोटल वर्गों की संख्या कितनी है? 6 वर्ग। कितने वर्ग है? 6 वर्ग है। ठीक है, मैं यहाँ बता देता हूँ, देखो इधर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नियॉन। नियॉन के ऊपर होता है आपकी हीलियम। ठीक है, ये 6 वर्ग है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। वैसे शुरुआत जो है वो 13वें वर्ग को कहते हैं। जैसे 2 ये 10 ही है, 2 और 2 हो गए 12, 13वां वर्ग यहाँ से शुरू होता है। तो ये वैसे 13वां वर्ग है, 13वां, 14वां वर्ग, 15वां वर्ग, 16, 17 और ये आपके 18वां वर्ग। ठीक है, ये है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, ईडियम और ये गैलियम, फिर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, है ना, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, सल्फर, सेलेनियम, पोलोनियम और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टोनियम। फिर इधर आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन, ये आपके पास में प्रश्न है। ठीक है ना, ये कितने वर्ग हो गए टोटल? अपने पास में 6 वर्ग हैं। अब देखो इधर यहाँ पर क्या होगी, एक सीडी, ये पी ब्लॉक ऐसा है, आप कह सकते हो पूरा मिश्रित है। कैसे कैसे? इसके अंदर क्या है? धातु भी है, अधातु भी है, उपधातु भी है। ठीक है ना, और ऐसे कहें तो गैस भी है ना, धातु, अधातु, उपधातु, गैस और अक्रिय गैसें में से आ गई है और अक्रिय गैसें भी लिख लो। ठीक है ना, तो ये एक प्रकार का मिश्रित ग्रुप ये ब्लॉक है पूरा पूरा। जैसे एस ब्लॉक में तो केवल धातु ही थे, डी ब्लॉक में भी धातु ही है, लेकिन अब पी ब्लॉक ऐसा है इसमें धातु, अधातु, उपधातु, गैस, अक्रिय गैस सब इसके अंदर उपस्थित होती है। लेकिन अपन को क्या पता कि कौन सा धातु है, धातु है, उपधातु है, कैसा है? देखो जब यहाँ से एक सीडी बनती है, बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एल्यूमिनियम, यहाँ। ठीक है ना, जैसे ये तो देखो इधर यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। इस सीढ़ी के ऊपर तथा नीचे आने वाले, ऊपर आने वाले जो तत्व हैं ज्यादातर तो वे सभी तत्व जो हैं वह किसकी तरह व्यवहार करते हैं? किसकी तरह व्यवहार करेंगे? उपधातु की तरह व्यवहार करते हैं। और इसके नीचे की ओर आने वाले धातु और इसके ऊपर की ओर आने वाले अधातु होते हैं। यानी ये सब अधातु, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये किसकी तरह व्यवहार करते हैं? अधातुओं की तरह। ये वाले जो है वो धातु की तरह। और सीढ़ी के आसपास देखो इधर यहाँ से सिलिकॉन है, आर्सेनिक है, ये जर्मेनियम है, पोलोनियम है, ये किसकी तरह व्यवहार करते हैं? उपधातुओं की तरह व्यवहार करते हैं। और इधर वाली ये सब गैसें हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, जिनको अक्रिय गैसें कहा जाता है। अब इनके कुछ नाम हैं, देखो इनका तो क्या नाम है? इनको कहते हैं अक्रिय गैस, अक्रिय गैस, है ना, नोबल गैस, ये इनके नाम है। ये जो वर्ग है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टोनियम, को कहा जाता है हैलोजन तत्व। क्या कहा जाता है? हैलोजन तत्व। क्या कहा जाता है? हैलोजन। ऑक्सीजन वाले को कहा जाता है चैल्कोजन तत्व। क्या कहा जाता है? चैल्कोजन तत्व। ठीक है ना, ये हैलोजन है और ये कौन सा है? चैल्कोजन। तो बाकी को बोरॉन परिवार, कार्बन परिवार और नाइट्रोजन परिवार के नाम से जानते हैं। ये बोरॉन परिवार है, बोरॉन से तो बोरॉन परिवार, ये कार्बन है तो ये कार्बन परिवार, ये नाइट्रोजन है तो ये नाइट्रोजन परिवार के नाम से जाना जाता है। इनको चैल्कोजन वर्ग ऑक्सीजन वाले को, और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को हैलोजन, और इनको अक्रिय गैस का नोबल गैसेज कहते हैं। समझ में आ गई होगी बात ये वर्गों के बारे में। चलो उसके बाद जो अपन यदि बात करें तो अपने पास में तीसरा ब्लॉक आता है। कौन सा ब्लॉक है वो? है डी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक है? डी ब्लॉक। ठीक है ना, तीसरा ब्लॉक है अपने पास में डी ब्लॉक। देखो डी ब्लॉक है तो कौन सा कोष है? ड्यूब कोष है। ड्यूब कोष काट हो जाएगा, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, है ना। जैसे देखें तो 5 कक्षक है, 5 कक्षक काट होगा 10 इलेक्ट्रॉन,
10 इलेक्ट्रॉन का अर्थ है कि इसमें कितने वर्ग होंगे? 10 वर्ग उपस्थित। कितने वर्ग उपस्थित होंगे? 10 वर्ग, ठीक है ना। अब देखो इधर इनमें जो है 1s तथा पहले कोश में जो केवल एक ही उपकोष होता था s, दूसरे में होता था s तथा p, और तीसरे उपकोष में था s, p और d। तो यानी तीसरे आवर्त से जो है वह d ब्लॉक की शुरुआत होती है, ठीक है। तो 3D श्रेणी है ये, 3D से इनकी शुरुआत होती है। चलो वैसे तीसरा नहीं, ये चौथा आवर्त आएगा, क्योंकि पहला तो हाइड्रोजन, फिर दूसरा लिथियम बेरिलियम, ये वाला और ये। तो ये मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि 3D श्रेणी से यहाँ इनकी शुरुआत होगी, यानी जो शुरुआत है, यानी पहला इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले वर्ग में ही यहाँ शुरुआत होगी डी ब्लॉक की। यहाँ पहला आवर्त जो आएगा उसमें पहला इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा? 3D में। तो ये 3D, 4D, 5D इस प्रकार की ये श्रेणी आपको प्राप्त होती है। देखो डी ब्लॉक को जो है वो संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या कहा जाता है? संक्रमण तत्व कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें अंतिम कोश जो है, अंतिम कोश तो क्या रहता है? रिक्त रहता है। अंतिम कोश क्या रहता है? रिक्त रहता है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? संक्रमण तत्व। लेकिन जिंक, कैडमियम और मरकरी, जिंक, कैडमियम और मरकरी इनको संक्रमण तत्व नहीं मानते। इनको जो है वो संक्रमण तत्व नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि इनमें अंतिम कोश जो है वो क्या रहता है? पूर्ण भरा हुआ रहता है। अंतिम कोश पूर्ण भरा हुआ, अंतिम कोश कैसा रहता है? पूर्ण भरा हुआ रहता है, ठीक है ना। और लास्ट में जो है वो है आपके एफ ब्लॉक, और एफ ब्लॉक के अंदर आपको ध्यान में है एफ कोश आएगा। एफ कोश का सीधा सीधा अर्थ है एफ में कितने कक्षक होंगे? 7 कक्षक होते हैं, और 7 कक्षक का अर्थ होता है 14 इलेक्ट्रॉन। क्या होगा? 14 इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखो इधर, तो यहाँ पर वर्गों की संख्या कितनी आएगी? 14 वर्ग आ जाएंगे। कितने वर्ग आएंगे? 14 वर्ग। लेकिन यहाँ पर वर्ग नहीं पढ़कर अपन श्रेणियां पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? श्रेणियां। तो यहाँ पर 2 श्रेणियां हैं। कितनी श्रेणियां हैं? 2 श्रेणियां हैं। एक को तो कहा जाता है लैंथेनाइट श्रेणी। क्या कहा जाता है? लैंथेनाइट श्रेणी। और दूसरे को कहा जाता है एक्टिनाइट श्रेणी। ये कहाँ है? तो आपको ध्यान में होगा, मैंने उससे पहले आपको बताया लास्ट में डी ब्लॉक में यहाँ 2 तत्व आते हैं, एक तो लैंथेनम और एक्टिनियम। लैंथेनम के बाद आने वाले तत्वों को लैंथेनाइट और एक्टिनियम के बाद आने वाले तत्वों को एक्टिनाइट कहा जाता है, और उसी के आधार पर जो है उनको लैंथेनाइट श्रेणी और एक्टिनाइट श्रेणी में बांटा गया है, ठीक है ना। इन सभी में जो है वो 14 तत्व होते हैं। इसमें भी 14 तत्व है, उसमें भी 14 तत्व उपस्थित होते हैं। एफ ब्लॉक जो है, एफ ब्लॉक के तत्वों को कहा जाता है अंतः संक्रमण तत्व। देखो डी ब्लॉक के तत्वों को तो क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व, और इनको क्या कहा जाता है? अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है, क्योंकि इनमें अंतिम 2 कोश, अंतिम 2 कोश अपूर्ण होते हैं। देखो संक्रमण तत्वों में तो केवल एक ही कोश जो था वह अपूर्ण था, जबकि यहाँ पर अंतिम 2 कोश जो है वह क्या रहते हैं? पूर्ण होते हैं, इसलिए इनको क्या कहता है? अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है। अब देखो इधर, ये तो हमने मुख्य बातें कर ली। एस ब्लॉक क्या है, पी ब्लॉक क्या है, डी ब्लॉक क्या है, एफ ब्लॉक क्या है, किस प्रकार से इनमें कितने वर्ग उपस्थित हैं, कैसे कैसे तत्व इनमें उपस्थित होते हैं। देखो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में सभी क्या है? धातु है। एस ब्लॉक में भी धातु है, डी ब्लॉक में भी धातु है, और एफ ब्लॉक में भी धातु है। लेकिन पी ब्लॉक ऐसा ब्लॉक है जिसके अंदर सभी है, धातु, अधातु, धातु, है ना, गैसें सभी उसके अंदर उपस्थित होती है। मिश्रित ग्रुप एक प्रकार का, इसलिए पी ब्लॉक को क्या कहा जाता है? मुख्य तत्व, निरूपक तत्व के नाम से उनको जाना जाता है ना। पी ब्लॉक के तत्वों को क्या कहा जाता है? पी ब्लॉक के तत्वों को मुख्य तत्व क्या कहा जाता है? मुख्य तत्व या निरूपक तत्व जो कहते हैं, मुख्य तत्व या निरूपक तत्व के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखो इधर
इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं वो है कि भाई इन तत्वों के अंदर गुणों में आवर्तिता किस प्रकार से होती है, कि भाई ये जो वर्ग हैं इनको किस प्रकार से वर्गों में एक प्रकार के तत्वों को रखा गया है, इनमें किस प्रकार से गुणों में भिन्नता तथा गुणों में समानता है, उसे ही अपन गुणों में आवर्तिता कहेंगे। उसके बारे में अध्ययन जो है अपन अगली कक्षा के अंतर्गत करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।